25 लाख का बेटा। जी नहीं बहन, हम तो दहेज में 25 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। शादी करनी है तो करो, वरना मत करो। हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, उसका सौदा नहीं जो 25 लाख देकर आपका पेट भरे। हाँ हाँ, तो मत दीजिए 25 लाख। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अरे चलो सब यहाँ से। नलिनी अपने बेटे ध्रुव और पति के साथ वहां से चली जाती है। नलिनी, अगर तुम ऐसे ही हर जगह दहेज के नाम पर भीख मांगती रही ना, तो फिर तो होने से रही हमारे बेटे की शादी। अरे इकलौता बेटा है हमारा, ऊपर से उसकी सरकारी नौकरी भी है। पूरा हक बनता है हमारा 25 लाख पर, फिर कैसे ना मांगू। तो क्या हुआ माँ, हमारे पास क्या कमी है पैसों की? आपके कारण कल तक जो लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मरती थी ना, आज वो मुझे देखते ही दूर भाग जाती है। अरे तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? तू देखना, मैं तेरे लिए उन लड़कियों से भी अच्छी लड़की ले आऊंगी। कब? जब हमारे बेटे की उम्र निकल जाएगी। अरे आपको क्यों इतनी जल्दी हो रही है? अभी सिर्फ 26 साल का ही तो है हमारा ध्रुव। तो क्या माँ, अब बुढ़ापे में मेरी शादी कराना चाहती हैं? नलिनी दोनों बाप बेटों के सवालों से परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके कुछ दिन बाद फिर से नलिनी और उसका परिवार लड़की देखने जाता है। हमें तो आपका ध्रुव बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो हम पंडित जी से बोलकर कल ही शादी का कोई शुभ मुहूर्त निकाल दें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं स्मृति जी, हमें भी आपकी बेटी शालिनी बहुत पसंद आई है। लेकिन शादी का मुहूर्त निकालने से पहले जरा लेन देन की बात भी तो कर ले। जी मतलब ये कि दहेज कितना देंगी आप? देखिए, माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। स्मृति की बात सुनकर नलिनी झट से खड़े हो जाती है। यह क्या बात हुई? दहेज देने की औकात नहीं है तो साफ साफ बोलिए ना। खामखा हमारा समय बर्बाद कर दिया। हमें भी कहाँ पता था कि आप लोग भी दहेज के भूखे होंगे। कहने को किसी चीज की कमी नहीं है आपके घर में, उसके बावजूद भी दहेज का इतना लालच। आपसे लाख गुना अच्छे तो हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। शादी के नाम पर कम से कम सौदेबाजी तो नहीं करते। अब आप ना जरूरत से ज्यादा बोल रही हैं बहन जी। वैसे भी आप दहेज क्यों मांगेगी भला? दहेज फकीरों को नहीं, हम जैसे रईसों को दिया जाता है। अगर आपका हो गया हो तो जिस दरवाजे से आप अंदर आई थी ना, उसी दरवाजे से आप वापस जा सकती हैं। स्मृति की बातें सुनने के बाद नलिनी और उसका परिवार वहां से चला जाता है और ऐसे ही साल पर साल बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन नलिनी की मांग की वजह से कोई भी उसके घर की बहू बनने को तैयार नहीं होता, जिसके कारण अब ध्रुव की उम्र 32 साल पहुंच चुकी होती है। भाई, अब तो जल्दी आपके बाल भी सफेद होने शुरू हो जाएंगे। लगता है इस जन्म में तो मम्मी आपकी शादी होने ही नहीं देगी। सही बोल रही है तू। लगता है मम्मी की जिद के कारण मुझे कुंवारा ही मरना पड़ेगा। पापा, आप मम्मी को कुछ समझाते क्यों नहीं? अब मैं क्या समझाऊं बेटा, तुम तो जानते ही हो अपनी मम्मी को। जब तक उसे 25 लाख का दहेज देने वाला परिवार नहीं मिल जाता, तब तक वो तुम्हारी शादी नहीं कराएगी। तो क्या अगर कोई राजी नहीं हुआ तो भाई को जिंदगी भर देवदास बनकर ही रहना होगा? देख छोटी, मेरा ना मजाक मत उड़ा। मेरे सभी दोस्तों की शादी हो चुकी है, कुछ के तो बच्चे तक हो गए, और एक मैं हूं जिसके बच्चे तो दूर शादी तक नहीं हुई। इतने में ही नलिनी भी वहां आ जाती है। यह क्या चल रहा है यहाँ? और ध्रुव, तुम्हें क्या हो गया है आजकल? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुमने किस तरह से शादी की रट लगा रखी है। माँ, आपने तो 18 साल की उम्र में ही पापा से शादी कर ली थी ना, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रही हैं आप? अरे शादी के लिए इतना तड़पने की जरूरत नहीं है तुझे। आज नहीं तो कल तेरी शादी हो ही जाएगी। वैसे तैयार रहना, आज हमें लड़की देखने जाना है। क्या फायदा, वापस तो अपनी बेइज्जती करा कर ही आना है ना। कुछ कहा क्या तुमने ध्रुव? मैं कुछ कह सकता हूँ भला? कुछ ही देर में नलिनी और उसका पूरा परिवार अपूर्वा नाम की लड़की देखने चला जाता है। पत्रलेखा, जो कि अपूर्वा की माँ होती है, वो कहती है, अपूर्वा बेटा, जरा सबके लिए चाय लेकर आना तो। अपूर्वा सबके लिए चाय लेकर बाहर आती है। अपूर्वा को देखते ही ध्रुव उस पर लट्टू हो जाता है। वो एक टक नजरों से उसकी ओर देखता रहता है। अपूर्वा बेटा,
क्या कर रही हो आजकल? अंकल जी, मैं फिलहाल MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई के बाद क्या इरादा है, जॉब या शादी? दोनों। ओफो, छोड़िए ना ये सारी बातों को। अपूर्वा, तुम्हें मेरा बेटा पसंद आया? अपूर्वा नीचे की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। जी। माँ, मुझे भी अपूर्वा बहुत पसंद है। अरे तू चुप कर, तुझसे किसी ने पूछा क्या? हाँ, तो मैं बोल रही थी पत्रलेखा जी, आपकी बेटी ने तो हाँ कर दी है, तो क्या हम आपकी तरफ से भी हाँ समझे? जी हाँ, बिल्कुल पक्का समझिए। क्यों ना हम आज ही सगाई कर लें? अरे चुप कर नालायक। लगता है दामाद जी को बहुत जल्दी है। जल्दी तो हमें भी है, लड़के की उम्र जो जा रही है। आप फिर से शुरू हो गए। भगवान की कृपा से शांत हो जाइए आप लोग। अभी इस रिश्ते पर मेरी मुहर लगनी बाकी है। क्या हुआ समधन जी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? अरे ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना, हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, ऊपर से सरकारी नौकरी भी। इसलिए हम चाहते हैं कि दहेज भी आप हमारी हैसियत के हिसाब से ही दे। वो क्या है ना, हमें समाज के लोगों को भी तो दिखाना पड़ता है ना। मैं कुछ समझी नहीं, आपको दहेज में क्या क्या चाहिए? अरे कुछ ज्यादा नहीं, 2 कार, 1 AC, 1 फ्रिज, 3 अलमारी, 2 सोने की अंगूठी और 1 कपड़े धोने वाली मशीन बस। और हाँ, साथ में ना 25 लाख रुपए भी। नलिनी की मांगों की लिस्ट देखकर अपूर्वा के परिवार वालों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन हम इतने सारे सामान के साथ आपके लिए 25 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे कर पाएंगे? देखिए, अब वो सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपको मेरे बेटे को अपना दामाद बनाना है तो ये सब सामान शादी से 2 दिन पहले ही मेरे घर पहुंचाना पड़ेगा। माँ, आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है? आखिर बेटी तो एक हमारे घर में भी है। कल को कोई उससे शादी के बदले भी इतना दहेज मांगेगा, फिर आप क्या करेंगी? तुझसे 1000 बार बोला है ना, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला कर। समझ में नहीं आता तुझे? तुम समझ नहीं रही हो नलिनी, इतना दहेज मांगना जायज नहीं है। हाँ बहन जी, बेटी की शादी पर इतना कुछ देना हमारे लिए तो असंभव है। ये शादी करनी है या नहीं? अगर करनी है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। मगर बहन जी, हम कहाँ से देंगे आपको इतना कुछ? अगर हम अपना घर भी बेचते हैं ना, तब भी आपके 25 लाख पूरे नहीं हो पाएंगे। आप बस हाँ या ना बोलिए। मेरी तरफ से ना है, मुझे आपके घर की बहू बिल्कुल नहीं बनना। ये क्या बोल रही है तू अपूर्वा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ। ये यहाँ शादी करने की नीयत से नहीं, बल्कि व्यापार करने के इरादे से आई हैं। लड़की जात होकर इतना चपड़ चपड़ कर रही है। तुझे अपनी घर की बहू बनाने से तो अच्छा है कि मेरा बेटा कुंवारा ही रह जाए। पर माँ, एक बार आप मुझसे तो पूछ लीजिए मैं क्या चाहता हूँ। मुझे अपूर्वा बहुत अच्छी लगी है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से। देख ध्रुव, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ, अब तू मुझे और गुस्सा मत दिला। चुपचाप चल यहाँ से। हम इस घर में एक पल और नहीं रहेंगे। इतना कहकर बिना एक पल की देरी किए नलिनी वहां से चल देती है। नलिनी के पीछे पीछे उसका परिवार भी चल देता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना नलिनी? इतना दहेज कौन मांगता है भला? अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लिया करो। अरे क्या गलत किया मैंने दहेज मांगकर? यही तो रीत होती है। तो क्या मम्मा, मेरी शादी में भी आप इतना ही दहेज देंगी? हाँ हाँ, अब तू भी बोल। एक तेरी ही कमी रह गई थी ना, पिद्दी भर के नहीं है और बातें शादी की कर रही है। ठीक ही तो बोल रही है माँ, वो पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। इसलिए आप दहेज भी उतना ही मांगिए जितना कल आप छोटी को शादी में दे सकती हो। वाह, क्या जमाना आ गया है। बच्चे जवान होते नहीं कि उन्हें अपनी शादी की पड़ जाती है। और एक हमारा जमाना था जब हम शादी के नाम पर ही शर्मा जाते थे। माँ, आपके जमाने की बात अलग थी, उस हिसाब से मत चलिए। तब आपकी शादी कम उम्र में हो गई थी और यहाँ तो अब मेरे सफेद बाल आने लगे हैं। अरे सफेद बाल आ रहे हैं तो मेहंदी लगा ले। वैसे भी आज के समय में तो मेहंदी आम बात है। ध्रुव अपना पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं और अब ध्रुव की उम्र
38 साल की हो चुकी होती है, 38। अपनी माँ की मांगों से परेशान होकर वो घर से भागकर शादी करने का फैसला लेता है और शादी के बाद घर वापस आता है। भैया ये कौन है आपके साथ? ये भाभी है तेरी। ध्रुव की आवाज़ सुनकर कार्तिक और नलिनी भी बाहर आ जाते हैं। हे भगवान, ये तो किससे शादी करके घर आ रहा है? माँ, इसका नाम नयनतारा है। अब ये इस घर की बहू है। तूने इससे चोरी छिपे शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? अपनी माँ को ना सही, कम से कम मुझे तो बता देता। क्यों बताता आपको पापा? आप लोगों के कारण ही आज मेरी उम्र 38 साल की हो चुकी है। और कब तक रहता कंवारा? मैं भी चाहता था कि कोई तो हो जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकूं, अपनी बातें शेयर कर सकूं। लेकिन माँ ने तो जैसे मेरी बात ना सुनने की कसम खा रखी थी। अरे तो इन सब का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि तू जाकर किसी को भी इस घर की बहू बना लेगा? माँ प्लीज, मैं तंग आ चुका हूँ आपकी इन बातों से। अब नयनतारा मेरी पत्नी बन चुकी है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैं इसे अपना घर की बहू नहीं मानती। तो ठीक है माँ, अगर आप नयनतारा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं और मेरी पत्नी अभी ये घर छोड़कर चले जाते हैं। अरे ये कैसी बात कर रहा है तू ध्रुव? सही तो कह रहा हूँ माँ। वैसे भी आपको कौन सा फर्क पड़ता है? आपने तो आज तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। दहेज के लालच में आप इतनी अंधी हो चुकी थी कि ना आपको मेरी परेशानियां दिखी और ना ही आपको मेरी बढ़ती उम्र नजर आई। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन शादी करने से पहले तुझे भी मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। बात करके क्या होता माँ? आप मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाती और मुझे फिर से अपने दहेज की डोर से बांध देती। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं अपने लालच में इतनी डूब चुकी थी कि कभी तेरी ओर देखा ही नहीं, ना ही कभी तेरे दिल की बात जानने का प्रयास किया। काश मैंने कभी तुझे भी समझने की कोशिश की होती तो आज तुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। कोई बात नहीं, देर से ही सही तुझे अकल तो आ गई और मुझे तो बहू पसंद है। अच्छा ही हुआ जो तूने खुद से शादी कर ली, वरना तो नलिनी इसका भी हिसाब किताब कर देती। नलिनी का सिर शर्म से झुक जाता है। देर से ही सही, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी नयनतारा को अपना लेती है।